नमस्कार, मैं हूं नंदिता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने कहा है कि राज्य सरकार पेशा कानून को झारखंड में लागू करे। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने कहा कि नियमावली बन जाने के बाद भी क्या वजह है कि राज्य सरकार पेशा को लागू नहीं कर रही है। वहीं आरोप लगाते हुए रघुवर दास ने कहा कि विदेशी धर्म को मानने वाले लोगों के दबाव में आकर राज्य सरकार जनजातीय समाज और सरना समाज के लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है। वहीं रघुवर दास ने कहा कि पेशा कानून लागू होने से ग्राम प्रधान और मानकी मुंडा को लघु खनिज और बालू घाट समेत अन्य संसाधनों पर अधिकार मिलेगा, जिससे समाज और गांव सशक्त होगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह राज्य सरकार से मांग करते कि पेशा नियमावली को जल्द से जल्द कैबिनेट में लाया जाए और इसे लागू किया जाए। आपके पंचायती राज विभाग नहीं पब्लिक डोमिनेट में लाकर नियमावली थी पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार उसको सहमति दी थी और इसके साथ ही साथ इस पेशा नियमावली प्रारूप को फिर विधि विभाग भेजा गया। विधि विभाग के महाधिवक्ता ने भी 20/3/2024 को विधि विभाग को सहमति देते हुए विधि विभाग को भेज दिया। विधि विभाग ने भी 22/3/2024 को पेशा नियमावली प्रारूप पर अपनी सहमति दी और कहा कि यह नियमावली माननीय सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायिक आदेश के अनुरूप बनाया गया। और ये जो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग हैं, ये लोग क्षेत्र में भी कन्फ्यूजन कर रहे हैं, क्योंकि मैं कल पलामू लौटने के दरमियान लेतेहार जनजाति समाज से लोग से मिला। सबका मानना था कि पेशा कानून बनना चाहिए, लेकिन इस सरकार विदेशी धर्म के मानने वाले के दबाव में वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अबुआ राज में जहां एक आदिवासी मुख्यमंत्री उनकी संस्कृति और उसके अधिकार पर इस सरकार के द्वारा हमला हो रही है। आपको मैं और जानकारी दूं कि इसी विदेशी धर्म के मानने वाले लोग जब 1996 में पेशा कानून लागू हुआ, इन लोग ने आदिवासी बुद्धिजीवी मंच, विदेशी धर्म मानने वाले लोगों को गुमराह करने के लिए एक आदिवासी बुद्धिजीवी मंच बनाया और इनके सदस्यों के द्वारा 2010 से 2017 तक इस जो 1996 में जो गुड़िया कमेटी के अनुशंसा पर जो पेशा कानून को चुनौती दी थी, धारा 0 के आलोक में झारखंड में 5वीं अनुसूची के बजाय 6ठी अनुसूचित धारा लागू होनी चाहिए। वहीं राजधानी रांची में अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 16वें वित्त आयोग की टीम का झारखंड दौरा शुरू हो गया। वहीं दोपहर में आयोग की पूरी टीम रांची पहुंची। वहीं मालूम हो कि वित्त आयोग राज्य सरकार की जरूरत को टटोलने के लिए अपने 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड आया हुआ है। झारखंड सरकार ने भी आयोग के सामने अपनी मांगों को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। वहीं सूत्र बताते हैं कि झारखंड सरकार केंद्र से 3 लाख करोड़ की मांग करेगी। उग्रवाद प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों को चलाने के लिए विशेष सहायता की भी मांग की जाएगी।
झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा द्वारा रांची के रेडियम रोड स्थित अलोका सभागार में कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने किया। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और आगामी कार्यक्रम तय किए गए। हमारी मांगों पर वह आगे बढ़े, काम करे, सकारात्मक भूमिका निभाए, और नहीं तो हम लोग इस आंदोलन को और तेज करने जा रहे हैं। आगामी 9 जून को वहीं बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने कहा कि सत्ताधारी दलों द्वारा अपने किए गए वायदों को पूरा नहीं करना यह लोकतंत्र के लिए काफी गंभीर और ओबीसी के साथ धोखा है। खासकर कांग्रेस और राजद को ओबीसी के साथ उपेक्षापूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। विपक्ष सह कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी एवं पूर्व मुख्यमंत्री सह राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ओबीसी की हिमायत करते हैं। इस वजह से झारखंड में महागठबंधन को भारी बहुमत भी मिला। जून के प्रथम सप्ताह में दिल्ली जाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं पटना जाकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण देने, आरक्षण से वंचित जिलों खूंटी, सिमडेगा, गुमला, चाईबासा, जमशेदपुर, लोहरदगा आदि में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने, जाति आधारित जनगणना, वैश्य आयोग का गठन, पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का गठन, छोटे दुकानदारों के 10 लाख रुपए तक की ऋण माफी, वैश्य समाज की लूटी गई जमीन वापसी, वैश्यों पर हो रहे अत्याचार, शोषण, हत्या, लूट, पुलिसिया जुल्म आदि मांगों को लेकर आंदोलन और अभियान को और तेज किया जाएगा। आगामी 9 जून को संथाल परगना प्रमंडल का देवघर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वहीं 31 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर त्राहिमाम महाधरना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस महाधरना में दिल्ली, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्य के वैश्य नेता और प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। इसमें आज इसी पर हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है। वैश्य मोर्चा कोर कमेटी की आज हम लोगों ने बैठक आयोजित की थी, क्योंकि अभी हम लोगों का प्रमंडलीय सम्मेलन चल रहा है। पिछले दिनों पहले 14 मई को रामगढ़ में किया गया, उसके बाद 25 मई को यहाँ रांची में किया गया। आज उसकी हम लोगों ने समीक्षा की है और उस सम्मेलनों में जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जो कार्यक्रम तय किए गए हैं, उसी चीज़ को हम लोग आज आपको बताने के लिए यहाँ बुलाए हैं। दरअसल झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा यह महसूस करती है कि सत्ताधारी जो दल है वो पिछड़ों को, ओबीसी को बिल्कुल ही ठगने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में चुनाव के वक्त वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया जाएगा। जो भी पिछड़े हैं, ओबीसी के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, उनको उनका हक अधिकार दिया जाएगा। हमारे देश के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी ओबीसी के सवाल को काफी उठाया। राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, वो भी ओबीसी के बारे में लगातार बोलते हैं। झारखंड में उसका लाभ भी मिला चुनाव में, लेकिन सरकार बन जाने के बाद भी यहाँ पर ओबीसी के मुद्दे ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। आरआईटी थाना क्षेत्र के लंका टोला में खरकई नदी के छठ घाट में 3 दोस्तों के साथ नहाने के क्रम में मंगलवार शाम नदी में डूबे युवक सूरज मिश्रा का शव बरामद कर लिया गया है। स्थानीय आरआईटी पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से गोताखोरों ने युवक का शव बुधवार सुबह 10 बजे के करीब नदी से निकाला, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इधर बुधवार सुबह भारी संख्या में स्थानीय लोग डूबे युवक सूरज मिश्रा के शव की तलाश में नदी किनारे पहुंचे थे। युवक का शव मिलने से परिजनों में चित्कार मच गई। मृत छात्र सूरज सेंट मैरिज हिंदी उच्च विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र था। मृत छात्र सूरज सेंट मैरिज हिंदी उच्च विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र था, जो अपने 2 अन्य मित्रों ऋषभ राज उर्फ बिट्टू एवं आयुष उर्फ सूर्यभान सिंह के साथ गर्मी की छुट्टी होने के चलते मंगलवार शाम 4 बजे खरकई नदी में नहाने गया था, जहां ऋषभ राज और आयुष डूबने लगे थे, जिन्हें बचाने सूरज मिश्रा नदी में कूद पड़ा, जहां सूरज मिश्रा नदी में डूब गया, जबकि दोनों अन्य युवक नदी से बाहर निकल गए थे। इस घटना में ऋषभ राज उर्फ बिट्टू की हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
जमशेदपुर के नए सीनियर एसपी के रूप में पीयूष पांडे ने आज अपना पदभार संभाल लिया है। उन्होंने वर्तमान सीनियर एसपी किशोर कौशल से पदभार लिया। वहीं सीनियर एसपी ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि जमशेदपुर में यह मेरी दूसरी पोस्टिंग है। इससे पहले मैं ग्रामीण एसपी के तौर पर कार्य कर चुका हूं। मेरी पहली प्राथमिकता आम लोगों को सुरक्षा प्रदान करना और क्राइम को कंट्रोल करना होगा। 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को सबके सहयोग से हमने कंडक्ट भी कराया था। वहीं वर्तमान सीनियर एसपी किशोर कौशल ने कहा कि जमशेदपुर में मेरा कार्यकाल अच्छा रहा, सभी पदाधिकारी का मुझे सहयोग मिला। साथ ही यहाँ सामाजिक संगठनों का, चाहे वह चैम्बर की बात करे या राजनीतिक दलों की बात करे, सभी का सहयोग काफी अच्छा रहा। खासकर जमशेदपुर की जनता का सहयोग काफी मिला। हमें उम्मीद है कि आगे भी जनता का सहयोग नए सीनियर एसपी को मिलता रहेगा। रहती है क्योंकि ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर बहुत ऑफिसर्स हैं, काम करने का मौका करने का मौका। मेरा नाम पीयूष पांडे है। मैंने आज वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के पद पर जो पदभार है आज वो ग्रहण किया है। मैं 2014 बैच का आईपीएस अधिकारी हूँ। इससे पहले मैं चाईबासा, लातेहार, धनबाद, जमशेदपुर में ग्रामीण एसपी, देवघर, रामगढ़, जंगल फॉरवर्ड और फिर स्कूल नेतरहाट और जैप्टन में प्रमुख रूप से अपनी सेवाएं दे चुका हूं। और इस पोस्टिंग से पहले मैं जैप्टन में कमांडेंट के रूप में पदस्थापित था। जमशेदपुर में यह मेरा दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले मैं 2019 में यहाँ पर ग्रामीण एसपी के रूप में पोस्ट हुआ था। तब यहाँ पर विधानसभा इलेक्शंस में सहयोग कराने का मुझे मौका मिला था और आज एक वरीय अधिकारी के रूप में मैंने ज्वाइन किया। देखिए, जो पुलिस की फर्स्ट एक प्रायोरिटी होती है किसी भी पुलिस पदाधिकारी की, वो मेरी भी रहेगी कि हम एक यहाँ पर सुरक्षा का माहौल प्रदान करें, अपराध को नियंत्रित भी करें, उसको कम करें, अपराधियों को सजा दिलाएं और जनता के बीच में सहजता और सुरक्षा का माहौल कायम करें, ताकि पुलिस को वो अपना समझें, पुलिस को अपना फ्रेंड समझें, हमको अप्रोच करने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। रांची विश्वविद्यालय से संबंध 37 कॉलेजों में स्नातक सत्र 2025 से लेकर 2029 तक के लिए नामांकन की प्रक्रिया चांसलर पोर्टल के माध्यम से शुरू कर दी गई है। वहीं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की कक्षा 12वीं के परिणाम पहले ही घोषित हो चुके हैं, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक का 12वीं का रिजल्ट अब तक घोषित नहीं होने से जैक बोर्ड के विद्यार्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों की चिंता को गंभीरता से लेते हुए उन्हें राहत देने वाला बड़ा निर्णय लिया है। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जब तक जैक बोर्ड का रिजल्ट जारी नहीं हो जाता तब तक चांसलर पोर्टल बंद नहीं किया जाएगा। चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई का रिजल्ट आ गया है तो वहाँ सीबीएसई के छात्रों का नामांकन लेने के लिए हम लोगों ने चांसलर पोर्टल खोल दिया है, ताकि वे विद्यार्थी को इधर उधर न भटकना पड़े। जैक का रिजल्ट आएगा उनके लिए चांसलर पोर्टल पुनः खुला जाएगा और किसी भी एक विद्यार्थी को अपने एडमिशन को लेकर के चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत होगा तो हम छात्र का घर जा कर के फार्म भरवाएंगे और उसका नामांकन रांची विश्वविद्यालय में लेंगे, जिस महाविद्यालय में वो एडमिशन लेना चाहता है। जे के किसी विद्यार्थी को चांसलर पोर्टल का खुलने बंद होने को लेकर चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग के द्वारा जमशेदपुर एवं झारखंड राज्य में बढ़ रहे गौ तस्करी एवं गौ हत्या के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग जिला प्रशासन के समक्ष उठाई गई है। इन्होंने इससे संबंधित एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त एवं जिले के एसएसपी को सौंपा है। इन्होंने कहा कि लगातार विगत कुछ वर्षों में गौवंश हत्या और इनकी तस्करी काफी बढ़ गई है। खुलेआम गौ हत्या हो रही है और प्रशासन मौन है, जबकि झारखंड राज्य में गौ हत्या प्रतिबंधित है। इसके बावजूद यह कार्य जोरों पर चल रहा, जिससे हिंदुओं की भावना आहत हो रही है। ऐसे में जिला प्रशासन इस पर ठोस कार्रवाई करे, अन्यथा हिंदू समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए बाध्य होगी। बंद करो, बंद करो, गौ हत्या को बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये देख रहे हैं जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड प्रदेश में गौ हत्या चरम सीमा पर है, गौ तस्करी चरम सीमा पर है, कसाईयों का जो गौ हत्यारे हैं उनका मनोबल चरम सीमा पर है। प्रशासन की तरफ से इस पर कोई देख रेख नहीं की जा रही है। इसको किस तरह से रोका जाए उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इसी को संज्ञान में देने के लिए अपने डीसी साहब को और एसएसपी साहब को संज्ञान में देने के लिए
हम सब जो है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गौरक्षा के कार्यकर्ता आज आरडीसी ऑफिस आए हुए हैं, ताकि प्रशासन के माध्यम से जो कानून बनी है झारखंड में, उसके माध्यम से ये गौ हत्या को पूर्ण रूप से रोक लगाया जाए, क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था का विषय है। ये गौ माता को जो इस भारत भूमि पर उसका रक्त बह रहा है, इससे भारतवर्ष प्रभावित हो रहा है, हिंदुओं की आस्था को ठेस लग रही है। प्रशासन से निवेदन है कि इस पर तत्काल रोक लगाया जाए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और हिंदू समाज की आस्था इतनी ठेस हो जाए कि वह आंदोलन करने पर उतारू हो जाए। इसलिए निवेदन है कि इस पर तत्काल रोक लगाया जाए। जनार्दन पांडे, प्रांत बजरंग दल संयोजक, झारखंड। जमशेदपुर में प्रस्तावित नगर निगम में शामिल किए जाने वाले आदिवासी बहुल क्षेत्रों का विरोध शुरू हो गया है। नगर निगम क्षेत्र में इन आदिवासी बहुल क्षेत्रों को बाहर करने की मांग उठाई जा रही है। इसके विरोध में परसुडी ग्राम सभा के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं ग्राम सभा का साफ कहना है कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र में आता है, जिसका नगर निगम करना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि बागबेड़ा, परसुडी, सुंदरनगर को नगर निगम बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसका ग्राम सभा पुरजोर विरोध करेगा। उनका साफ कहना है कि उन क्षेत्रों को जमशेदपुर नगर निगम से जोड़ने से ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं होगा, उल्टे वहां की रूढ़ी परंपरा पर इसका विपरीत असर पड़ेगा, जिसका विरोध ग्राम सभा कर रहे हैं। उसी के अनुसार आज हम लोग आज का जो काम है, हमें जो ज्ञात हुआ है प्रभात खबर 10/4/2025 के माध्यम से में जो शादी ब्याह होता है ना, तो हमको लगता है कि हम लोगों को लगता है कि यदि ये सब हो जाएगा तो हम लोग केवल सिमट कर रह जाएंगे। और हम लोग जो है ना, ये जो क्योंकि शुरू से हमें आदत है कि हम स्वतंत्र रूप से रहते आ रहे हैं, और जिस दिन से यदि नगर निकाय हो जाएगा तो हमारे अंदर जो एक प्रतिबंध आ जाएगा। ना हम सही रूप से बोल सकते हैं, ना सही रूप से घूम सकते हैं, ना सही रूप से पूजा पाठ कर सकते हैं, और ना ही स्वतंत्र रूप से किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। आप लोग क्या मांग चाहते क्या? हम लोग चाहते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र जो है पूर्वी सिंहभूम, ये जैसा था वैसा ही रहेगा। और राजधानी रांची में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सभागार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय और सीपीएलटी नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित व्यवहारिक वेदांत और मूल्यों का विज्ञान पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि पद्मश्री अशोक भक्त मौजूद रहे। इसके अलावा रांची के विभिन्न यूनिवर्सिटी के कुलपति भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक भगत ने वेदांत के महत्व को बताते हुए कहा कि वेदांत का असली दर्शन गांव की जिंदगी थी, जो मूलभूत जीवन यापन है। यह गांव और पहाड़ों में मिलता है। विश्वास और आस्था ही धर्म का मूल अर्थ है, इसलिए वेदांत को समझने की कोशिश करना चाहिए। आज वेद पर उसकी विज्ञान की प्रासंगिकता पर चर्चा शुरू करने की शायद एकम विप्रा बहुधा बनती, इसको कईयों ने सिद्ध किया है। विज्ञान वही है जो प्रयोगशाला और साक्ष्य के रूप सिद्ध किया जा सके। इस पर काफी बात हुई है। आप जानते हो बिहार में शंकराचार्य जी को बंधन मिश्र के साथ विवाद करना पड़ा। फिर उन्हें ये सिद्ध करने के लिए एक ही सब कुछ है, मनुष्य जीवन के रूप में, इस आत्मा के रूप में गृहस्थ का अनुभव लेना पड़ा। अंत में उन्होंने सिद्ध किया हम तुम एक है। प्रयोग इस वेदांत को हम बहुत गूढ़ और बड़ा व्यापक बना कहते हैं। हमारे यहाँ आम तौर पर घास काटने वाली भी भोजपुरी में हम कहेंगे ए बहनी या फिर जियरो राही है। पूर्वी सिंहभूम के पोटका में मैट्रिक की परीक्षा में विद्या निकेतन +2 हाई स्कूल की छात्रा लाडली कुमारी ने 95.60% मार्क लाकर जिला में 5वां रैंक हासिल किया है। साथ ही लाडली कुमारी ने पूरे कुल्हान स्तर पर 7वां रैंक प्राप्त किया।
वहीं इस अवसर पर मुखिया देवी कुमारी भूमि द्वारा ग्राम प्रधान मोहम्मद असलम एवं अन्य लोगों की उपस्थिति में शॉल उड़ाकर एवं पौधा देकर लाडली कुमारी को सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि सीबीएसई में हमारे पंचायत से कई टॉपर हुए, साथ ही साथ चेक बोर्ड में लाडली कुमारी ने जिला स्तर में 5वां रैंक लाकर हमारे पंचायत का गौरव बढ़ाया है, इसलिए मैंने इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किया ताकि आगे ये और अच्छे तरीके से पढ़ाई करे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी हमसे संभव हो पाएगा मैं इसके लिए करने को तैयार हूँ। हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की विषय है कि हमारे पंचायत की एक बच्ची जिसके नाम से आज पूरे ज़िला में हल्दी पोखर का नाम लहरा रहा है, और साथ ही साथ में जो है ये बच्ची माने इस तरह से पास हुई है कि पूरे ज़िले भर में 5वां स्थान लेके आई है। आज ब्लॉक में जाना जा रहा है, ज़िला में जाना जा रहा है, तो लाडली साव के नाम से हल्दी पोखर का नाम जाना जा रहा है, जिसको लेकर जो है आज हमारे पंचायत में बच्ची को सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ में मैं कहना चाहूँगी कि इसकी माता जो है पुष्पा देवी जी, उसकी मेहनत का ये प्रभाव है कि उसने सिंगल पेरेंट्स होते हुए भी अपनी बच्ची को इस तरह से संस्कार दी है जो आज पूरे ज़िला में बच्ची का नाम लहरा रहा है। और साथ ही साथ में बच्ची जीवन में बहुत आगे बढ़े, सफल हो और इसी तरह से अपना माता पिता विद्यालय के साथ साथ अपने गुरुजनों के साथ साथ हम सभी का नाम रोशन करते रहे, इसी की मैं कामना करती हूँ भगवान से। धन्यवाद। और मैं हल्दी पोखर की निवासी हूँ। जैसा कि मैंने 10th अपनी मैट्रिक की परीक्षा दी थी जिसमें मुझे 95.6% के मार्क्स उपलब्ध हुई और मैं पूर्वी सिंहभूम जिले की 5th टॉपर बनी और मुझे बहुत खुशी हुआ। साथ ही मैं कोल्हान प्रमंडल के 7वें स्थान पे हूँ, इसकी भी मुझे बहुत खुशी है। और मैं इस उपलब्धि का श्रेय अपने गुरुजनों, अपने माता पिता एवं मेरे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे छोटे से लेके अभी तक अपनी शिक्षा दी है और मैं उन सभी का आदर करती हूँ। साथ ही मैं यहाँ की मुखिया श्रीमती देवी कुमारी भूमि जी की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे सम्मान का मौका दिया और मैं इसकी सदा आभारी रहूँगी जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और मैं अपनी आगे की पढ़ाई इसी तरह सुचारू जारी रखूँगी और मैं अपने जीवन में कुछ बनकर दिखाऊँगी। मेरा सपना यह है कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूँ जिसे मुझे पूरा करना है और मैं जिससे मुझे आप सभी का पूर्ण सहयोग चाहिए। सरायकेला गम्हरिया स्थित आरडी रबर रिक्लेम कंपनी में मजदूरों के शोषण और कंपनी प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ कोल्हान मजदूर यूनियन द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन अब तेज हो गया है। मजदूरों की पीड़ा सुनने और उन्हें समर्थन देने के लिए खरसुआ के विधायक दशरथ गागराई बुधवार को स्वयं मौके पर पहुंचे। वहीं यूनियन के अध्यक्ष शहपुर विधायक अरविंद सिंह के नेतृत्व में कंपनी परिसर में बैठक आयोजित की गई, जिनमें बड़ी संख्या में मजदूर और उनके परिजन शामिल हुए। लेकिन इसके जवाब में प्रबंधन ने नो वर्क नो पे यानी काम नहीं तो वेतन नहीं की नीति लागू कर दी, जिससे हालात और बिगड़ गए। वहीं मजदूरों का आरोप है कि उन्हें सालों से बकाया वेतन और फाइनल सेटलमेंट नहीं मिला है। उन्हें जो चेक दिए गए हैं वे भी बार बार बाउंस हो रहे हैं। वहीं प्रबंधन ना तो पीएफ भविष्य निधि जमा करा रही है और ना ही ईएसआई स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। जब मजदूर इन बारे में सवाल करते तो उन्हें डराया और धमकाया जाता है। वहीं मजदूरों ने बताया कि कंपनी प्रबंधन मजदूरों को दिए जाने वाला अंशदान तो काटती है, लेकिन प्रबंधक के तरफ से जमा किए जाने वाला अंशदान सालों साल से जमा नहीं हुआ है। हद तो तब हो गई जब प्रबंधन द्वारा मजदूरों को बकाया और फाइनल सेटलमेंट के एवज में दिया गया चेक लगातार बाउंस हो जा रहा है। वहीं मजदूरों की शिकायत सुनने के बाद विधायक दशरथ गागराई ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर कंपनी प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मजदूरों को उनका अधिकार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। वहीं पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने आरोप लगाया कि कंपनी मालिकों ने उद्योग की आड़ में बड़े पैमाने पर घोटाला किया है। जियाडा को अंधेरे में रखकर मुख्य सड़क पर कंपनी स्थित होने के चलते इसे शोरूम में तब्दील करने की योजना है।
वहीं उन्होंने कहा कि एक अन्य कंपनी आरडी एलॉय को पहले दिवालिया घोषित कर रसदार के नाम से पुनः खरीदा गया, जो एक सुनियोजित आर्थिक धोखाधड़ी का हिस्सा है। वहीं पूर्व विधायक ने दावा किया कि कंपनी मालिकों ने 4 बार बैंक से लोन लेकर मजदूरों का शोषण करते हुए पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आलीशान होटल का निर्माण किया है। वहीं अरविंद सिंह ने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय से जांच कराई जाए और कंपनी मालिकों की संपत्ति की भी जांच हो। उसको भी 380 नहीं देता है कि 12 साल होता नौकरी किए हुए बाजल लोग कितना दिन से नौकरी कर रहा था यहाँ पे? 2 साल समस्या जो थी यहाँ के मजदूरों ने हमें इस समस्या से अवगत कराया और अभी हम यहाँ आए, क्योंकि ये 2 साल पहले से हमारे संज्ञान में थी, पर हम ये नहीं जान रहे थे कि ये आरडी रबड़ कंपनी गम्हरिया की है और इनका ओनर से मेरी 2-3 बार फ़ोन से बात भी हुई है। हमारे पास जो लेबर आए थे उनको पैसा नहीं दिया जा रहा था, तो उनको पैसा दिलाने के लिए हम भी 2 से 3 बार मालिक से बात किए थे, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, हम भुगतान कर देंगे, पर अब तक उसका भुगतान नहीं हो पाया है। यहाँ आने से भी ऐसे पता चला है जितने भी यहाँ परमानेंट उनका जो मजदूर था उनको 10-15 साल हो गया है रिटायर हो करके, अब तक उनको पैसा ये कंपनी मालिक नहीं दिया है। और यहाँ जो मजदूर लोग काम करते हैं, सरकारी दर जो है 488 रुपया, तो उस दर से मात्र 300 रुपया ही यहाँ मजदूरों को दिया जा रहा है। तो ये जांच का विषय है और ये मैं अपना संज्ञान में ले रहा हूँ और इसको हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री से वार्ता कर एक उच्च स्तरीय कमेटी हम गठन करके इस कंपनी का बारे हम जांच पड़ताल करवाएंगे। जो भी जांच पड़ताल में कमी पाई जाएगी उस कमी को सरकार के स्तर से दंडित करवाने का हम काम करेंगे और लेबर के साथ में जो भी कंपनी मालिक ने अन्याय किया है, निश्चित रूप से हम लोग लेबर को न्याय दिलाने का सरकारी स्तर से काम। बार बार हम लोग सारी चीज़ों को लेकर के इस मामले को उठाते हैं, मगर एक फिर हमेशा धोखा दे करके भाग जाता है। इस बार तो और भी हो गई, सेफ्टी के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है, जिस दिन से एक्सीडेंट हुई उसकी एक हाथ गायब हो गई इन लोगों के बेखुदी के कारण। और लोगों में आक्रोश है, मिनिमम वेज यहाँ पे नहीं दिया जाता है, चेक जो दिया जाता है वो बाउंस कर हो जाता है कि कोई भी अपनी दायित्व नहीं निभा रहा है। ये मजाक बनाया हुआ नियम कानून से ये ऊपर मैनेजमेंट अपने आप को समझता है। इस बार हम लोग इसकी औकात दिखाएं। वही पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की चाकू मारकर हत्या करवा दी, जिसका रांची पुलिस ने उद्भेदन किया। घटना 19 मई को कांके थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर रोड नंबर 8 में हुई थी। वहीं अज्ञात हमलावर ने रमेश उरांव नामक व्यक्ति को उसके ही घर में चाकू घोंपकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान रिम्स में उनकी मौत हो गई। रांची एसएसपी ने बताया कि इस जघन्य हत्या की साजिश में मृतक की पत्नी तनु लखड़ा और शाहिद का साथी सतीश बैठा भी शामिल थे। फिलहाल मामले की गहराई से जांच की जा रही है और अन्य पहलुओं पर अनुसंधान जारी है। यह एक दिल दहला देने वाली घटना जहां प्यार में पागल प्रेमियों ने एक मासूम की जान ले ली। मामले पर रांची एसएसपी ने कहा कि कानून अपना काम करेगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। देखिए, ये 19 की सुबह में रमेश उरांव नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। उसे चाकुओं से गोद डाला गया था और बाद में रिम्स में की गई। अनुसंधान में यह क्लियर हुआ कि जो मृतक है उसकी पत्नी के साथ अभियुक्त एक शाहिद अंसारी है, उसके साथ गलत संबंध था और शाहिद अंसारी ने मृतक की पत्नी के साथ षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचने में एक और आदमी ने सहयोग किया, वो सतीश बैठा नाम का आदमी था। और घटना के दिन एक कार्यक्रम में दोनों गए थे पति पत्नी, वहाँ पर सतीश बैठा वीडियो बना कर इस शाहिद को भेजता रहा कि हाँ अभी है, कब लौटेगा नहीं लौटेगा। और इन लोग के घर लौटने से पहले ही शाहिद उस घर में घुस चुका था। शाहिद मृतक का पहले मित्र था, पार्टनर था और 2-3 महीने एक बार वो मृतक के घर में रहा भी था पहले से। और इसी दौरान उसका पत्नी से अवैध संबंध हो गया था, जो कि पत्नी की सहमति थी कि ये पहले ही घर में घुस चुका था। जब ये लोग गए तो पत्नी जानबूझकर एक दूसरे बाथरूम में घुस गई और ताकि उसको मौका मिल जाए, और शाहिद ने फिर ताबड़तोड़ हमला किया इस पर। बच्चे जब चिल्लाए तब जाके पत्नी उस घर से बाथरूम से बाहर निकली, तब तक इस पर जो है बहुत सारा वार हो चुका था। तो कुल मिलाकर शाहिद पकड़ा गया है। हम लोग के पास ऐसे बहुत सारे प्रतिनिधि साक्ष्य हैं जो अवैध संबंधों की स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं।
कुछ ऐसे वीडियो हैं जो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल हैं, जिसमें दोनों कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में दिख रहे हैं, जो मृतक की पत्नी है और ये अभियुक्त है। और इस पूरे घटना में जिस तरह से अंजाम दिया गया उसमें तीनों की संलिप्तता है। तो 3 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। एक शाहिद अंसारी जिसने चाकू चलाया और मर्डर किया, उसकी पत्नी जो षड्यंत्र में शामिल थी, और इसके अलावा सतीश बैठा वह भी षड्यंत्र में शामिल था और वीडियो बना के प्रीवियस नाइट में दे रहा था। विभिन्न घटना के बाद भी शाहिद ने मृतक की पत्नी को कॉल व्हाट्सएप कॉल किया था, जो हालांकि बहुत सारा कॉल डिलीटेड है, लेकिन उसका एक है कि वो कॉल किया था जो निश्चित लिख रहा है। जमशेदपुर की सिद्धगोड़ा पुलिस ने चेन छिनताई मामले को उद्भेदन करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्त में आए अभियुक्तों में मानगो टीचर्स कॉलोनी का शंकर महतो उर्फ सूरज, आजाद नगर ओल्ड पुरुलिया रोड का विशाल सिंह उर्फ नाड़ू, मानगो गुरुद्वारा रोड का मोहित वर्मन और मानगो का विशाल कुमार सोनी इसमें शामिल है। वहीं अभियुक्तों के पास से लूटा गया सोने का चेन का गला हुआ हिस्सा, एक मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल व एक पासबुक और एटीएम बरामद किया गया। बुधवार को सिटी एसपी ने संवाददाता सम्मेलन कर इसकी जानकारी दी। वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 1 के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसके लिए लगातार सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे। फिलहाल चोरों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 18 मई 2025 को सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक छिनतई की घटना हुई थी, जिसमें हमें ये पता चला था, जो वादी थी उन्होंने हमें सूचना दी थी, तो हमने एक FIR रजिस्टर किया था जिसका कांड संख्या था 6525। उसमें अनुसंधान करते हुए हमने CCTV फुटेज का यूज़ किया, जो हमारे पास टेक्निकल संसाधन थे उनका यूज़ किया, और जो ह्यूमन हमारे पास इंटेलिजेंस है उसको यूज़ करते हुए हमने टोटल 4 अरेस्टिंग की है। इसमें शंकर महतो उर्फ सूरज 21 वर्ष का है, मानगो का रहने वाला है, विशाल सिंह उर्फ नाडू ये आज़ाद नगर का रहने वाला है, मोहित बर्मन मानगो का रहने वाला है, और विशाल कुमार सोनी 31 वर्ष का है और ये भी मानगो का रहने वाला है। इन चारों लोगों की हमने अरेस्टिंग की है। इसमें जो चेन को छीना गया था उसका एक पार्ट को हमने, जो गला हुआ था उसको भी बरामद किया है, करीब 8 ग्राम का। उसके अलावा जो बाइक को यूज़ किया गया, जो कि एक पल्सर बाइक है, उसको भी हमने इसमें बरामद किया है। एंड जो आपराधिक इतिहास का जहाँ तक बात है, तो ये मोहित बर्मन काफ़ी कुख्यात बोल सकते हैं आप इसको, चेन स्नैचिंग करता था, ये लूट के भी काफ़ी कांडों में गया। जो हमने अभी तक रिसर्च किया तो इसमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि 5-6 लूट के केसेस में इसको चार्जशीट किया गया है, जिसमें 2024 का भी केस है और काफ़ी सारे वर्षों का केस है। एंड उसके अलावा शंकर महतो और उर्फ सूरज एवं विशाल सिंह उर्फ नाडू, ये लोग एक लूट के केस में जेल जा चुके हैं। इसके गिरोह में और भी लोग हैं कि नहीं, इसके गिरोह में अब क्योंकि एक ऐसे गिरोह का पार्ट होना भी एक अपराध है, तो हम लोग आगे जब इन लोगों को रिमांड पे लेकर और क्वेश्चनिंग करेंगे तो इन लोगों की भी हम लोग डेफिनेटली अनकवर करेंगे, क्योंकि जो छिनतई की घटनाएं बीच में बढ़ी थी उसके पीछे ये गैंग का काफ़ी बड़ा हाथ था। तो इसमें हम लोग ना केवल जो गैंग इसमें शामिल था, जो चेन स्नैचिंग करता था रेकी करके, उसको भी अरेस्ट किया, बट जहाँ की जो सोनार है जिसको ये लोग सामान बेचते थे, जिसके निशानदेही पे हमने गला हुआ वो सोने का चेन रिकवर किया, उसको भी हमने अरेस्ट किया, ताकि हम लोग कोशिश करें कि पूरी जड़ से चौथा नाम हमने आपको बताया। तो उनको एक ही कांड में जेल भेज रहे हैं, बट इसके अलावा इन लोग से जो क्वेश्चनिंग हुई थी उसमें हम लोग ये संदेह हुआ है इनके बातों से कि इसके अलावा भी कुछ घटनाओं में इन्वॉल्व थे, तो उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और उसके लिए हम लोग पुलिस कस्टडी में फर्दर रिमांड लेके करेंगे। वहीं आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।